हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में पुनरावृत्ति पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ जो 10 है हमारा, एक दिन की बादशाहत, उस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे। आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं इस बात से कि उनके घर वाले हर समय किसी न किसी बात पर उन्हें टोकते रहते हैं। ऐसा करो, वैसा मत करो, हमेशा उनके कानों में पड़ता रहता है। यदि बाहर चले गए तो अम्मी पूछ बैठती है कि बाहर क्यों हूँ, और अगर अंदर रहे तो दादी बोल पड़ती बाहर जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। दोनों बच्चों की जान मुसीबत में थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी कभी भी नहीं चलती। एक दिन बच्चों के दिमाग में एक तरकीब आई। वे झट अब्बा के पास पहुंच गए और उनसे और उनके सामने दरखास्त पेश कर दी कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। अब्बा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सुबह से यह बात लागू भी हो गई। आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। अब दादी की बारी थी। जैसे ही उन्होंने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, आरिफ ने उन्हें रोका। दादी, कितना हरीरा कितना हरीरा पिएगी आप? पेट फट जाएगा। इसी प्रकार आरिफ ने खानसामे को आदेश देकर अपने सामने अंडे और मक्खन रखवाया और घर के बाकी सदस्यों को दलिया और दूध बिस्कुट देने को कहा। आपा भी बेबस थी उस दिन। खाने की मेज पर सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। और अम्मी के ला कहने पर कि वे अपने दांत मान चुकी है, सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया और गुसल खाने में भेज दिया। सलीम अब अब्बा की तरफ मुड़ा। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले। अब्बा को हंसी आ गई क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की सही नकल उतार रहे थे। 10 बजते ही आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए। इस बार अब्बा गुस्से हो गए। थोड़ी देर बाद खानसामा बेगम से यह पूछने के लिए आया कि खाने में क्या बनेगा। अम्मी को याद नहीं था कि उस दिन के लिए उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना है और उन्होंने खानसामे को आदेश देना शुरू कर दिया। आलू गोश्त। सलीम तुरंत आगे बढ़ाया और अम्मी की नकल उतारते हुए बोला, आज ये चीजें नहीं पकेगी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। इसी समय दादी किसी से तूतू में किए जा रही थी। ओफो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा, दादी खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो जाने पर भाईजान ने कहा, अम्मी शाम को देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंख निकालकर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। तभी बच्चों की नजर आपा पर पड़ गई। सलीम उनका गौर से मुआयना करके बोला, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। आपा ने कहा, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। इस तरह आदेश देते देते वह दिन बीत गया। दूसरी सुबह हो गई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी ने खानसामे को हर खाने के साथ एक मीठी चीज बनाने का आदेश दे दिया। अब्बा का भी रुख अब बदल गया था। तो बच्चों, ये था एक दिन की बादशाहत पाठ का सारांश।
बच्चों, पाठ 11 चावल की रोटियां। इस पाठ को थोड़ा संक्षिप्त में हम पढ़ लेते हैं। चावल की रोटियां एक एकांकी है जिसमें कोको मुख्य भूमिका में है। वह 8 साल का एक बर्मी लड़का है। उसके 3 दोस्त थे, नीनी, तिनसु और मिमी। नीनी और तिनसु बर्मी लड़के हैं और मिमी बर्मी लड़के। उबातुन उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। एक दिन कोको अपने माता पिता के खेत पर जाने के बाद उठता है। माँ की अनुपस्थिति में उसे घर की देखभाल करनी है। उसकी माँ उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर अलमारी में रख गई है। कोको को चावल की रोटियां बेहद पसंद है। वह झट बैठ जाता है उन्हें खाने के लिए। तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलने से पहले उन रोटियों को छिपा देता है। फिर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर नीनी होता है। वह तुरंत कोको से पूछ बैठता है कि उसने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको झूठ बोल जाता है कि वह नाश्ता करके मुंह धोने लगा था। नीनी उसके पास रेडियो पर परीक्षा संबंधी सूचना के बारे में जानकारी लेने आया है। कोको बहाना बनाता है कि उसका रेडियो खराब हो गया है। नीनी को खबर जरूर सुननी है, अतः वह फौरन तिनसु के घर चला जाता है। कोको राहत की सांस लेता है और फिर चावल की रोटियां लेकर खाने बैठने ही वाला है कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। इस बार मिमी है। कोको फिर रोटियां छिपाने के बाद दरवाजा खोलता है। नीनी की तरह मिमी भी पूछ बैठती है कि उसने दरवाजा खोलने में देर क्यों लगाई। कोको फिर वही बहाना बनाता है जो नीनी के पूछने पर लगाया था। आगे मिमी उसे बताती है कि अभी अभी उसकी माँ मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। कोको एकदम से बोल पड़ता है कि रोटियां तो थी परंतु मैंने सब खा ली। मिमी कहती है कि अकेले अकेले खाना बुरी आदत होती है। मेरी माँ ने मुझे 4 केले के पापड़ दिए, 2 तुम्हारे लिए और 2 मेरे लिए। चावल की रोटियां के साथ केले के पापड़ का नाश्ता बड़ा अच्छा होता है। खैर, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको मन ही मन पछताने लगता है। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगा था। मिमी एक पापड़ उठाकर कोको से चाय मांगती है। कोको उसे बताता है कि चाय अलमारी पर रखी है। मिमी स्वयं चाय पीने लगती है और कोको से कहती है कि तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, अतः चाय भी मत पियो। उसी समय कोको का पेट फिर गुड़गुड़ करने लगता है। मिमी के पूछने पर बताता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज कर रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। इस बार तिनसु होता है। वह गेंदे के फूलों का गुच्छा लाता है। मिमी उसे केले का पापड़ देती है और एक कप चाय। तिनसु फूलदान में फूल लगाने के लिए बढ़ता है। कोको उसे रोक देता है क्योंकि वहीं पर उसने रोटियां छिपाई है। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। कोको दरवाजा खोलता है। उबातुन उबातुन को पाता है। वो कोको से कहता है कि तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। वे नीला फूलदान चाहती थी लेकिन उस समय वो मेरे पास नहीं था, अतः वे गुलाबी फूलदान ले आई। मेरे पास अब नीला फूलदान आ गया है। मैं उसे बदलने के लिए आया हूँ। इतना कहकर उबातुन चाचा गुलाबी फूलदान उठाकर उसकी जगह नीला फूलदान रख देते हैं। फूलदान के साथ कोको की चावल की रोटियां भी चली गई। कोको को इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि वह सभी रोटियां खाने के चक्कर में एक भी नहीं खा पाता है। तो बच्चों, ये था चावल की रोटियां पाठ का सारांश। कविता 12 गुरु और चेला। गुरु और चेला में बच्चों, एक थे गुरु और एक था उनका चेला। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख है। इस नगरी में सभी चीजों का दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा, ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहां से चलने को कहा। चेले ने बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहां उसने देखा
कि सभी चीजें टके सिर मिल रही है, चाहे वो खीरा हो या रबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने भिस्ती को दोषी ठहराया क्योंकि उसने गारा गीला कर दिया। भिस्ती ने मशक वाले पर दोष मढ़ा, जिसने ज्यादा पानी की मशक बना दी थी। मशक वाले ने मंत्री को दोषी बताया क्योंकि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। फौरन मंत्री को बुलाया गया। वह अपने बचाव में कुछ न कह सका, अतः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला। मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं। राजा ने आदेश दिया कि कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन करने हैं। गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहता था कि मैं। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखते रहे। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़ने का कारण पूछा। तो गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। पूरे संसार का छत्र उसके सिर पर चढ़ेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में वर्कशीट देखी थी जिसमें हमने आधा देखा था, और जहाँ से बाकी था वहाँ से आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोको के माता पिता धान लगाने खेत में गए थे। अभी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रतन का खेल कौन निहारता था? रतन का खेल पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती थी। आपा के कॉलेज में क्या था? आपा के कॉलेज में फंक्शन था। बरसात होने से क्या हुआ? बरसात होने से दीवार गिर गई। कोको की माँ को कौन से रंग का फूलदान पसंद था? कोको की माँ को नीले रंग का फूलदान पसंद था। अभी 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। चेले ने फांसी पर चढ़ने से पहले क्या कहा? चेले ने फांसी पर चढ़ने से पहले यह कहा कि फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी? आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में इसलिए थी क्योंकि उन पर हर वक्त पाबंदी रहती थी। वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ग्वालिन ने गुरुजी को नगरी के बारे में क्या बताया? ग्वालिन ने गुरुजी को नगरी के बारे में बताया कि यह नगरी अंधेर है और यहाँ का राजा अनबुझ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखे, जिसमें पहला है रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती थी। तो रतन बोल नहीं सकता था, वह घबराता रहता था और उसके घबराहट को कोई समझ नहीं पाता था। पर ये सारी बातें रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती थी कि मेरा बेटा अन्य लड़कों जैसा नहीं है। आरिफ और सलीम ने मिलकर क्या योजना बनाई? आरिफ और सलीम ने घंटों बैठकर पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोची और दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन। तीसरा है मंत्री को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया गया? मंत्री को फांसी पर इसलिए नहीं चढ़ाया गया क्योंकि वो बहुत दुबला था और उनकी गर्दन फांसी के फंदे में नहीं आ रही थी। तो बच्चों, आज
हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।